अब सीधे रख करते हैं दावोस का, जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखने के लिए पहुंच चुके हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका उस तरह की तरक्की करने वाला है अगले कुछ समय में जैसी किसी ने कभी किसी देश में दुनिया में नहीं देखी होगी। मेरे अलावा किसी ने भी अमेरिका की ग्रोथ रेट जिस गति से तेज बढ़ रही है उसके बारे में पहले नहीं कहा था, लेकिन अब वो होने वाला है। हमने अगले 4 साल के लिए $18 ट्रिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता तय कर ली है, लेकिन इससे ज्यादा होगा ये। 4 साल के अंत तक हम $20 ट्रिलियन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करेंगे और उसके लिए समझौते हो रहे हैं। IMF ने पिछले साल अप्रैल में अमेरिका के लिए जिस ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया था उससे दुगनी गति से अमेरिका तेजी से ग्रो करने वाला है। ये अच्छी खबर है, ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर है और दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है कि अमेरिका तेजी से आर्थिक मोर्चे पर तरक्की करे। दावोस में अमेरिका में हमने कैसे वो सफलता हासिल की है जिसका मैंने दावा किया था उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि अमेरिका के लोगों की जीवन के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके और उस तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं यूरोप को प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें और तरक्की करें, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान वो उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिसमें उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बाइडेन ने और यूरोप के तमाम देशों ने जिस नीति को इख्तियार किया उसके मुताबिक डर्टी जॉब्स या वो उस तरह के काम जो वो अपने देश के लोगों से नहीं करवाना चाहते हैं वो देश के बाहर भेजे गए। देश में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया, इमिग्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हुआ है और इसको उन्हें लगता था कि इससे वो तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इसका उलट हुआ है। पिछले 100 साल में अमेरिका ने जिस तरह की तरक्की नहीं देखी है, ग्रोथ नहीं देखी है, मेरा प्लान अमेरिका को उस दिशा में लेकर जाने का है। हम एनर्जी कंपनीज को बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें खोल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हमने अपने देश के लोगों के लिए यानी अमेरिकियों के लिए टैक्स नहीं बढ़ाया है, बल्कि हमने दुनिया के देशों से जो हम सामान मंगाते हैं उस पर टैरिफ बढ़ाया है। यानी अमेरिका के लोगों के लिए हमने जीवन बेहतर किया है। $100 बिलियन हमने फेडरल बजट में कटौती की है और इसका फायदा अर्थव्यवस्था को हुआ है। यूरोप के अलावा अमेरिका के लोगों के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। ओवरटाइम पर टैक्स कट किया है, हमने फूड स्टैम्प्स कम किए हैं। अमेरिका के लोगों के लिए हम बेहतर जीवन उन्हें कैसे दे सकते हैं उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अगर हम एक नया कानून बनाते हैं तो हम उसकी तुलना में 10 कानून खत्म करते हैं। 129 कानून खत्म करने तक भी हम पहुंच चुके हैं। हम $1 ट्रिलियन हर साल टैरिफ्स की वजह से नुकसान उठा रहे थे। हमने ट्रेड डेफिसिट को 77% तक कम किया है। 40% तक नई फैक्ट्रियां बन रही हैं और ये और तेजी से आगे बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर नई फैक्ट्रियों का बनाना हो। लोगों पर नया बोझ नहीं डाला गया है, जीवन बेहतर बनाया गया है हर अमेरिकी के लिए। यूरोप, जापान, साउथ कोरिया हमारे पार्टनर हैं। गैस के दाम बढ़ रहे थे जो बाइडेन के समय में। गैस प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है, अभी तक ऑल टाइम हाई पर इस वक्त पहुंच चुका है गैस प्रोडक्शन। लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। पावर प्लांट्स को बंद किया जा रहा था। हम वेनेजुएला से अकेले ही बड़ी तादाद में तेल मंगाएंगे। 50 मिलियन बैरल्स का तेल हम वेनेजुएला से लेंगे और वेनेजुएला भी ऐसे पैसे कमाने वाला है, उतने पैसे कमाने वाला है जो इससे पहले उसने कभी नहीं कमाया था। उसे बहुत फायदा होने वाला है अमेरिका के साथ व्यापार करके। पिछले 20 साल में वेनेजुएला के लोगों ने जितना पैसा नहीं कमाया वो अगले 6 महीने में कमाने वाले हैं। सारे बड़े प्लेयर्स हमारे साथ अमेरिका के साथ वेनेजुएला में काम करेंगे। हम जल्द ही हमारा उद्देश्य है कि गैसोलीन यानी गैस पेट्रोल की कीमत हम $2 से भी कम तक लेकर जाएं। बहुत से स्टेट्स में अभी भी $2 या उसके $2.50 के आसपास गैस की कीमत है। तो हम तेजी से नए ऊर्जा के साधन खोज रहे हैं। हम उस दिशा में काम करें जिससे कि अमेरिका के लोगों के लिए तेल की दाम कम हो जाए। हम AI के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हुए देश के तौर पर सामने आए हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का मैं पक्षधर नहीं था, लेकिन अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और वो हमें ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सबसे बड़ा स्कैम दुनिया का ग्रीन एनर्जी स्कैम था और यूरोप उस दिशा में आगे बढ़ा और इसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ा।
हमें एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ पैसे बनाने हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में पैसे का नुकसान नहीं उठाना है। जर्मनी अब 2017 में जितनी बिजली उत्पादन कर रहा था, अब उससे लगभग 22% से कम बिजली उत्पादन कर रहा है। ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं चाहता हूँ कि यूके अच्छा करे, मैं चाहता हूँ कि यूरोप दुनिया में तरक्की करे और तेजी से ऊर्जा के क्षेत्र में भी तरक्की करे। वो नॉर्थ सी पे बसे हुए हैं, उनके पास ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मौजूद है, लेकिन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से वो कंपनियों को ड्रिल नहीं करने देते हैं, वो ऊर्जा की तलाश नहीं कर रहे हैं और इस वजह से वहाँ पर एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और उत्पादन वो कम कर रहे हैं। चाइना बहुत स्मार्ट है, वो दुनिया को विंड फार्म्स बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन खुद वो विंड फार्म नहीं बनाते हैं। चाइना में आपको कहीं विंड फार्म दिखाई नहीं देंगे और वो दुनिया को बेच रहे हैं। बेवकूफ लोग विंड मिल्स खरीदते हैं और चाइना उन्हें बेचता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोप के लोगों की परवाह करता है, उनकी चिंता करता है। हमारा जो रिश्ता है एक सभ्यता के तौर पर यूरोप के साथ, हम उसमें गहरा विश्वास रखते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर एक गहरा रिश्ता रखता हूं यूरोप के साथ। मैं एक मजबूत और एकत्र पश्चिम को देखना चाहता हूं जिसमें यूरोप हमारे साथ हो, लेकिन वो अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उससे वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूरोप मजबूत हो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड पे भी कुछ कहूं? मेरे मन में ग्रीनलैंड के लोगों के लिए और डेनमार्क के लोगों के लिए बहुत इज्जत है। कोई भी राष्ट्रों का समूह इस स्थिति में नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को सुरक्षित रख पाए या उसकी सुरक्षा कर पाए, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। जब डेनमार्क 6 घंटे की लड़ाई में ही जर्मनी के सामने घुटने टेक दिए थे और ना अपने आप को ना ग्रीनलैंड को बचा पाया था, तब अमेरिका ने उनका साथ दिया था। We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. ग्रीनलैंड में बेस बनाए डेनमार्क के लिए। हमने ग्रीनलैंड को न सिर्फ सुरक्षित रखा, लेकिन हमने दुश्मनों को हमारे हेमिस्फेयर से यानी हमारे पश्चिमी गोलार्ध से बाहर भी रखा। वरना अब आप इस वक्त जर्मन बोल रहे होते डेनमार्क के लोग, या फिर हो सकता है कुछ जापानीज भी, यानी जर्मनी और जापान का कब्जा होता डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर। लेकिन एक ऐसा समय है तब जबकि हमारा अपना देश, हमारा ये पूरा पश्चिम का इलाका नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे ऐसे हथियारों का सामना कर रहा है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं और उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ग्रीनलैंड अमेरिका, रूस और चीन के बीच मौजूद है। ये एक जमीन का टुकड़ा है जो अनइनहेबिटेड है, यानी यहाँ पर ज्यादातर इलाके में कोई नहीं रहता है, लेकिन ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहमियत रखता है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो अनसिक्योर्ड है, जिसकी सुरक्षा इस वक्त सुनिश्चित नहीं है। हमें रणनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड की जरूरत है। हमें अगर वहां से रेयर मिनरल्स निकालने होंगे तो बहुत गहरे जाना होगा, जहां बहुत बर्फ है। वो बहुत मुश्किल काम है और वो हमारा उद्देश्य नहीं है इस वक्त। 2 सेंचुरी से ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। डेनमार्क ने ये वादा किया था कि वो एक बड़ी राशि खर्च करेगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, लेकिन उसका 1% ही उसने इस्तेमाल किया है। बर्फ के इतने बड़े टुकड़े, कितने बड़े इलाके को जो रूस, चीन और अमेरिका के बीच मौजूद है, उसे हम बिना किसी सुरक्षा के नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। यूरोप के देशों ने भी न जाने कितने दुनिया में ऐसे इलाके हैं जिन पर कब्जा किया है, जिन्हें हासिल किया है, और अमेरिका ने भी ऐसा किया है। अगर हम ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये नेटो के लिए कोई खतरा नहीं होगा। इससे हमारा नेटो अलायंस और मजबूत होगा। अगर हम ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं, इससे नेटो को कोई खतरा नहीं है। हम इतना कुछ नेटो के लिए करते हैं और उसके बदले में हमें बहुत कम हासिल होता है। अगर मेरे पहले टर्म में मैं दखल नहीं देता तो नेटो आज होता भी नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच एक जो युद्ध चल रहा है वो कभी शुरू नहीं होना चाहिए था, और वो नहीं होता अगर मैं राष्ट्रपति होता। मैं
विश्वास करता हूं कि मजबूत सुरक्षा होनी चाहिए सीमाओं पर देश की, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष और आजाद मीडिया होना चाहिए। मेरे पहले टर्म के बाद निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होता। मैंने अपने इस कार्यकाल में जब शुरुआत की तो अमेरिका के साथ जो कुछ भी खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, वो सब हो रहा था। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। $350 बिलियन दिए गए यूक्रेन को। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच जो संघर्ष 35 साल से चल रहा था उसे मैंने एक दिन में हल कर दिया। मैं नेटो और यूरोप की बात कर रहा हूँ। वो इस बात की प्रशंसा भी नहीं करते, वो इस चीज का एहसान भी नहीं मानते कि अमेरिका उनके लिए क्या कुछ कर रहा है। जीडीपी का 2% ही नेटो के देशों को देना है सुरक्षा के लिए, लेकिन वो 2% भी नहीं दे रहे थे और हम 103% दे रहे थे अपने जीडीपी का। मैंने ये किया है कि नेटो अब 5% तक देगा अपनी जीडीपी का सुरक्षा के लिए, खर्चे के लिए, और अब वो दे भी रहे हैं और वो देंगे। पहले वो 2% भी नहीं देना चाहते थे जो तय किया गया था, और अब वो 5% दे भी रहे हैं। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो नेटो के लिए जो उनका योगदान है उसे दें। मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिका ग्रीनलैंड लेकर रहेगा और वो हमारा ही था। हमने उसे जीता और डेनमार्क को वापस किया, और डेनमार्क की सुरक्षा के लिए हमने बाकी उन तमाम फोर्सेस को हराया, चाहे वो जर्मनी, जापान, इटली, तमाम लोगों को हराया। इसलिए डेनमार्क को हमारा एहसान मानना चाहिए। हमें नेटो से कुछ नहीं मिला सिवाय इसके कि हमने नेटो की सुरक्षा की है रूस से। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है और हम खर्च उठाते रहे हैं नेटो का। Greenland, और अब हम including right title and ownership, because you need the सिर्फ ownership ग्रीनलैंड to defend it. मांग रहे Defend हैं। it on a lease. हमें ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, Its very nature. और गोल्डन डोम सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ डेनमार्क से ग्रीनलैंड चाहिए, और ग्रीनलैंड इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने दुश्मनों को खुद से दूर रखना है। अगर कोई युद्ध होता है तो यही वो इलाका है जहां से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जाएंगी, और इस वजह से अमेरिका को रणनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड की जरूरत है और हम वो लेकर रहेंगे। हमने इजराइल के लिए जो कुछ किया वो भी बहुत खास है, लेकिन इजराइल के लिए जो सुरक्षा कवच बनाया गया, हम उससे कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका के लिए बनाना चाहते हैं, और वो बहुत खास होगा। मैंने बहुत कुछ किया है, सुलेमानी को खत्म करना हो या वेनेजुएला में अमेरिका को मजबूत करना हो, वहाँ सत्ता परिवर्तन कराना हो, ये तमाम अहम कदम मैंने उठाए हैं। नेटो में वन वे स्ट्रीट रही है, यानी सिर्फ अमेरिका ने नेटो के लिए, यूरोप के देशों के लिए सब कुछ किया है। उन्हें यूक्रेन पर भी हमारी मदद की जरूरत है, और ये सिर्फ एक तरफा रहा है अब तक। यूक्रेन युद्ध में लगातार लोग मर रहे हैं, 25,000, 20,000 हर महीने संख्या बढ़ रही है, 35,000 लोग मर रहे हैं। ये वो युवा हैं जो यूक्रेन में अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक है, और उससे ज्यादा लोग इस युद्ध में मर रहे हैं हर दिन। यूक्रेन और रूस दोनों ने इस युद्ध में बहुत कुछ गंवाया है। मैं ज़ेलेंस्की से आज मुलाकात करने वाला हूँ, और वो भी मुझे लगता है चाहते हैं कि कोई डील हो, क्योंकि बहुत लोग हर दिन मर रहे हैं। लेकिन ये समझौता कराने के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सबकी मदद कर रहे हैं। हम यूरोप की भी मदद कर रहे हैं, हम यूक्रेन की भी मदद कर रहे हैं। ये सब करने के बदले में मैं सिर्फ अब चाहता हूं कि हमें ग्रीनलैंड दिया जाए, अमेरिका को मिले। ये सिर्फ एक बर्फ का बड़ा इलाका और टुकड़ा है। इतना सब कुछ करने के बाद अमेरिका को सिर्फ ये चाहिए बदले में।
और इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूरोप के साथ खड़े नहीं रहेंगे। हम यूरोप के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सुरक्षा के लिए यूरोप आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो हमारी सुरक्षा करने के लिए आएंगे या नहीं अगर हम उन्हें आवाज़ लगाते हैं तो। हम दुनिया में सबसे आधुनिक और बेहतर हथियार बनाते हैं और अब हम और तेज गति से और ज्यादा हथियार बनाएंगे। हम और प्लान्स बनाएंगे, यानी और हथियार बनाएंगे और तेजी से बनाएंगे। हमारे पास सबसे बेहतर हथियार मौजूद हैं, F-35 टमाहॉक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमने ईरान में जिस तरह से अपने बॉम्बर्स को भेजा जो अनडिटेक्टेबल हैं, इसी तरह के हम और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भी बना रहे हैं, हथियार भी तेजी से बनाएंगे। आपके पास एक विकल्प है, आप हाँ कह सकते हैं और हम उसकी सराहना करेंगे, आप ना कह सकते हैं और वो हम याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी है और हम सबसे आर्थिक तौर पर मजबूत राष्ट्र हैं।